हेलो बच्चों, नमस्कार। जय पीडब्ल्यू। सभी भावी डॉक्टर्स को मेरा सलाम। मैं सुनील कुमार यादव, आपका स्काई सर, एक बार दोबारा से हाजिर हूं आप लोगों के सामने इस माइंड मैप सीरीज में लेकर कंप्लीट चैप्टर दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। बच्चे, आप लोगों को पता है अपने नीट की डेट आ चुकी है और आप लोग बड़े ही धमाकेदार पढ़ाई कर रहे हैं। पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी है और नीट को फोड़ डालना है। यस, अब तुम्हारा हौसला डगमगाना नहीं चाहिए, हौसला नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि एक बात आप पक्का याद रखना कि अगर हौसला अब टूट गया तो हमें संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मैं 2 लाइन कहता हूं कि टूटने लगे हौसला तो एक बात याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। अरे अंधेरे में भी ढूंढ लेते अपनी मंजिल, क्योंकि हम तो जुगनू है और जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो बिल्कुल इसी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ आपको मेहनत करनी है और नीट को फोड़ डालना है। तो चलिए नीट को फोड़ने के लिए अपना एक कदम बढ़ाते हैं। हम शुरू करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। बच्चे, इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले बात की कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो था उसका काम क्या था। बेटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो था उसमें हम बॉडी में प्रेजेंट वेस्ट मटेरियल जो कि बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकते थे, उन्हें बॉडी से रिमूव कर रहे थे। एंड ह्यूमन बीइंग में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो होता है किडनी। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? किडनी। सवाल था, सर आप ये बताइए, क्या एक्सक्रीशन का काम केवल किडनी कर सकता है? नहीं, किडनी के अलावा भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। लाइक लंग्स जो था वो भी एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड को हटा रहा था। लीवर जो था वो भी एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा था और हमारी स्किन जो है ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। तो कहने का मतलब, जब भी पूछे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है तो किडनी है। किडनी के अलावा कुछ दूसरे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी थे, लाइक लंग्स था, लीवर था एंड स्किन था। अब यहां पे इस चैप्टर में हम मेनली एक्सक्रीशन के बारे में बात कर रहे हैं। वो कर रहे हैं नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करना। और नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल जो थे वो अपने पास थे 3 टाइप के। कितने टाइप के? 3 टाइप के। एक नाइट्रोजन वेस्ट का नाम था अमोनिया। बेटा, अमोनिया जो होता है ये अमोनिया ही हमारी सेल्स में बनता है। सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान क्या बनता है? अमोनिया। ये अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है एंड वाटर में हाईली क्या होता है? सोल्यूबल। अगर अमोनिया की थोड़ी सी मात्रा भी शरीर में रही तो टॉक्सिसिटी की वजह से पर्सन की डेथ हो सकती है। चलो मैं आगे। तो हमने बोला अमोनिया का जब भी कोई एनिमल एक्सक्रीशन करेगा तो उसमें वाटर का लॉस बहुत ज्यादा होगा, इसलिए अमोनिया का एक्सक्रीशन जो करते हैं वो करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। कौन करते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। और एक्वेटिक एनिमल जो थे वो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, वो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयंस। किसकी फॉर्म में करते हैं? अमोनियम आयंस की फॉर्म में करते हैं। वो या तो अमोनिया को जनरल बॉडी सरफेस से, या मैं कह दूं गिल्स की सरफेस से, जैसे फिशेज में गिल्स की सरफेस से अमोनिया को बाहर निकाला जाता है। किस फॉर्म में? अमोनियम आयंस की फॉर्म में। ध्यान रखना, अमोनिया के एक्सक्रीशन में किडनी का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। नेक्स्ट, दूसरा एक्सक्रीटरी मटेरियल है यूरिया। यूरिया जो होता है वो अमोनिया के कंपैरिजन में कम टॉक्सिक होता है। अमोनिया के कंपैरिजन में वाटर में सोल्युबिलिटी भी क्या है? कम। एंड यूरिया को जब हम बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं तो वाटर की रिक्वायरमेंट भी अमोनिया के कंपैरिजन में क्या होती है? कम। तो हमारी सेल के अंदर क्या बना था? अमोनिया। हमारी सेल के अंदर अमोनिया बना था और उस अमोनिया को लीवर ने कन्वर्ट कर दिया यूरिया में, और अमोनिया से यूरिया बदलने वाले साइकिल को बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। और फिर अब हम यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किसको करते हैं? यूरिया को करते हैं। किसको करते हैं? यूरिया को करते हैं। एंड यूरिया के एक्सक्रीशन में किडनी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट, अगला अपने पास एक्सक्रीटरी मटेरियल है, वो अपने पास है यूरिक एसिड। बेटा, यूरिक एसिड अमोनिया एंड यूरिया के कंपैरिजन में सबसे कम टॉक्सिक एक्सक्रीटरी मटेरियल है, सबसे कम टॉक्सिक सब्सटेंस है। वो तीनों में कौन सा है? यूरिक एसिड। इसकी वाटर में सोल्यूबिलिटी जो होती है वो बहुत बहुत कम होती है। बहुत बहुत क्या होती है? कम। इसलिए यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने में वाटर का लॉस भी होता है बहुत बहुत कम, दैट इज नेग्लिजिबल। मतलब मैं कह दूं कि यूरिक एसिड जो था जब उसको एक्सक्रीट करते हैं तो उसे एक पेस्ट की फॉर्म में या छोटी छोटी गोलियों, दैट इज पेलिट्स की
फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, जिससे बॉडी में वाटर का लॉस क्या हो, कम से कम। तो हमने बोला कि सबसे ज्यादा वाटर का लॉस किस में हो रहा था, अमोनिया में, इसलिए अमोनिया का एक्सक्रीशन मेनली कौन कर रहे थे, एक्वेटिक एनिमल्स। लेकिन ये यूरिया एंड यूरिक एसिड जो थे, इन दोनों का एक्सक्रीशन जब हो रहा था तो उसमें अमोनिया के कंपैरिजन में वाटर का लॉस क्या हो रहा था, कम। तो ध्यान रखना, यूरिया एंड यूरिक एसिड का एक एक्सक्रीशन है, वो एक टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है, दैट इज लैंड पर रहने वाले एनिमल्स का एक एडेप्टेशन है, ताकि बॉडी में वाटर को कंजर्व किया जा सके, बॉडी से वाटर लॉस को रोका जा सके। अब सवाल पूछेगा कि इन तीनों में टॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा किसकी, हमने कहा अमोनिया की, उसके बाद यूरिया की, सबसे कम टॉक्सिक कौन सा, यूरिक एसिड। वो पूछेगा इन तीनों में सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी, हमने कहा अमोनिया की, फिर यूरिया की, और सबसे कम सोल्युबिलिटी किसकी, यूरिक एसिड की। वो पूछेगा इन तीनों में एलिमिनेशन में सबसे ज्यादा वाटर का लॉस कौन से में होगा, अरे सबसे ज्यादा लॉस किसका, अमोनिया में, फिर यूरिया में, एंड फिर यूरिक एसिड में। तो हमने बोला जब भी तीनों के तीनों पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे, तो जब भी तीनों के तीनों टॉक्सिसिटी हो, चाहे सोल्युबिलिटी हो, या रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर एलिमिनेशन हो, तीनों में टॉप पे कौन आया, अमोनिया, उसके बाद सेकंड नंबर पे यूरिया, और सबसे कम यूरिक एसिड। चलें जी अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते देखिएगा। अब हमने बोला था हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है, किडनी। आपको पता है किडनी जो होती है उसका ओरिजिन जो होता है वो मेसोडर्म से होता है। अगर पूछे सर ह्यूमन बीइंग की किडनी का साइज कितना है, बेटा ह्यूमन बीइंग की किडनी की लेंथ जो होती है वो होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, उसकी विड्थ होती है 5 to 7 सेंटीमीटर, उसकी थिकनेस होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। जब भी पूछे सर एक किडनी को चेक करें तो किडनी का वेट कितना होता है, वेट ऑफ किडनी होता है वो होता है 120 to 170 ग्राम्स। पूछे सर किडनी का कलर कैसा, किडनी का कलर जो होता है बेटा वो होता है रेडिश ब्राउन कलर। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर। वो पूछेगा किडनी की शेप कैसी, हमने बोला किडनी की शेप जो होती है वो किडनी होती है वो होती है बीन शेप्ड। सवाल था सर ये किडनी की लोकेशन कहां है, बेटा किडनी हमारी एब्डोमिनल कैविटी की डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट है। कौन सी सरफेस पे, एब्डोमिनल कैविटी की डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट है। किस किस के बीच, T12 दैट इज लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री से लेकर L3 थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच प्रेजेंट है। तो इसीलिए एनसीईआरटी माता ने लिखा सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी बिटवीन T12 टू L3 वर्टिब्री एट डोर्सल सरफेस। डोर्सल सरफेस ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है किस किस के बीच, T12 से लेकर L3 के बीच। हमने ये ह्यूमन बीइंग की किडनी बनाई। जब किडनी बनाई तो सबसे पहले हमने बोला किडनी किस किस के बीच प्रेजेंट है, हमने बोला T12 से L3 के बीच हमारी किडनी प्रेजेंट है। किडनी की शेप कैसी, हमने बोला किडनी की शेप कैसी थी, बीन शेप। इस बीन शेप किडनी को देखा तो ये इसकी आउटर सरफेस है, ये इसकी इनर सरफेस है। हमने देखा किडनी की आउटर सरफेस जो थी वो तो थी कॉन्वेक्स एंड इनर सरफेस जो थी वो अपने पास थी कॉनकेव। वो कैसी थी, कॉनकेव। हमने देखा इसकी इनर कॉनकेव सरफेस जो थी, इस सरफेस जो थी उसके मिडिल में एक डिप्रेशन दिखाई दिया, एक गड्ढा दिखाई दिया, और उस गड्ढे को क्या बोल दिया, हाइलम। एग्जैक्टली में ये जो गड्ढा था, ये जो डिप्रेशन था, ये जो हाइलम था, इसी को जनरली हम बोल के चलते हैं कॉल्ड एज रूट ऑफ किडनी। इसी को क्या बोल के चलते हैं बेटा, इसी को हम बोल के चलते हैं रूट ऑफ किडनी। सवाल था सर हाइलम और इसी का दूसरा नाम है हाइलस को रूट ऑफ किडनी क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि ये हाइलम वाला ही पार्ट था जिससे ब्लड वेसल्स किडनी के अंदर एंटर होती है, नर्व फाइबर किडनी के अंदर एंटर होता है, और इसी पार्ट से यूरेटर भी किडनी के अंदर एंटर होती है। तो मैं ये कह दूं चाहे ब्लड वेसल्स की एंट्री हो, चाहे नर्व फाइबर की हो, चाहे यूरेटर की हो, वो सारी की सारी चीजों का एंट्री पॉइंट कौन सा था, हाइलम। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रूट ऑफ किडनी। अब जब हमने इस किडनी को देखा तो किडनी के सबसे बाहर की साइड हमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग मिली, और उस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग को बोलते हैं रीनल कैप्सूल। तो मैं कह दूं कि हर एक किडनी के चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या होता है, रीनल कैप्सूल। हमने क्या काम किया बेटा, इस किडनी को काटा। जब किडनी को काटा तो क्या देखा, किडनी में हमें दो पार्ट दिखाई दिए। बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं कोर्टेक्स एंड अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं मेडुला। बाहर वाला पार्ट जो कि कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ होता है उसे बोलते हैं कोर्टेक्स, अंदर वाला पार्ट जो कि कॉनकेव सरफेस की तरफ होता है उसे बोलते हैं मेडुला। हमने क्या देखा कि किडनी के दो पार्ट, बाहर वाला कोर्टेक्स एंड अंदर वाला मेडुला। कोर्टेक्स में जो लिक्विड मटेरियल भरा था उसको बोल दिया अपन ने कोर्टिकल फ्लूइड, और जो मेडुला में भरा था उसको बोल दिया मेडुलरी फ्लूइड या मेडुलरी इंटरस्टिशियम।
हमने जब इन दोनों फ्लूइड को लिया, कोर्टेक्स वाले फ्लूइड को भी लिया, मेडुला वाले फ्लूइड को भी लिया और चेक करके देखा, तो हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि कोर्टेक्स का जो फ्लूइड था उसकी ऑस्मोलरिटी जो थी वो थी 300 मिली ओस्मोल पर लीटर। अरे यार, ये ओस्मोलरिटी तो बिल्कुल ब्लड की ओस्मोलरिटी के बराबर है। लेकिन जो ही हमने मेडुला वाले इंटरस्टिशियल फ्लूइड को बाहर निकाला और उसको चेक करके देखा तो उसकी ओस्मोलरिटी मिली मुझे 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर। हमने बोला कोर्टेक्स के कंपैरिजन में 4 टाइम्स ज्यादा। दिमाग खराब कि यार कोर्टेक्स की 300, मेडुला की 1200, ऐसा क्यों? हमने बोला भैया ओस्मोलरिटी जो थी वो डिपेंड कर रही थी सोल्यूट के अमाउंट पे। तो हमने ये देखा कि कोर्टेक्स और मेडुला को जब चेक करके देखा तो मेडुला की ऑस्मोलरिटी कोर्टेक्स के कंपैरिजन में बहुत बहुत क्या थी? ज्यादा थी। बोला ज्यादा क्यों थी? वो ज्यादा इसलिए थी, इस मेडुला वाले पार्ट में NaCl एंड यूरिया जो था वो यूरिया प्रेजेंट था। तो जब भी पूछे बताओ मेडुला पार्ट की हाई ओस्मोलरिटी जो है वो क्यों होती है, तो आप कहोगे मेडुलरी इंटरस्टिशियम की हाई ओस्मोलरिटी ड्यू टू डिपोजिशन और मैं कहूं स्टोरेज ऑफ NaCl एंड यूरिया की वजह से होती है। ठीक है, अब सवाल था सर अगर हम एग्जैक्टली में किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो वो हमें कैसी दिखाई देगी? भाई साहब बड़े ध्यान से देखिएगा, एग्जैक्टली में किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देगी। हमने बोला ये किडनी की आउटर सरफेस, और इस आउटर सरफेस को हमने क्या बोल दिया था? ये मेरे पास कॉन्वेक्स सरफेस, इधर वाली इनर सरफेस इसको क्या बोल दिया था? कॉनकेव सरफेस। हमने ये बोला था कि कॉनकेव सरफेस के बीच में गड्ढा है, ये गड्ढा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हाइलम, और इस हाइलम वाले पार्ट से ही यूरेटर अंदर एंटर होती है। ये मेरे पास है यूरेटर क्या काम करती है? किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाने का काम करती है। कौन? यूरेटर। और एक किडनी से एसोसिएटेड होती है एक यूरेटर। किडनी कितनी? 2, 1 पेयर किडनी, तो बॉडी में यूरेटर भी कितनी? 2। चलो मैं आगे। अब सवाल था सर यहां पे आप देखिए ये किडनी की बाहर वाला पार्ट है, बाहर वाले पार्ट को क्या बोला था हमने? बाहर वाला पार्ट था, और उस बाहर वाले पार्ट को हमने बोल दिया था बेटा कोर्टेक्स। बाहर वाले क्या बोल दिया था? कोर्टेक्स। अंदर वाले पार्ट को क्या बोला था? ये अंदर वाला पार्ट है, और इस अंदर वाले पार्ट को हमने बोल दिया था मेडुला। अंदर वाले पार्ट को क्या बोल दिया था? मेडुला। अब देखिए जहां मैंने नीला नीला मटेरियल भर रखा है ये तो मान लेना कोर्टेक्स में भरा हुआ इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। जहां मैंने ये येलो येलो भर दिया बीच में इधर इधर इधर, ये मान लेना मेडुला में भरा हुआ इंटरस्टिशियम है। मेडुला का इंटरस्टिशियम था, उसमें NaCl एंड यूरिया खूब सारे थे, इसलिए उसकी ऑस्मोलरिटी 1200। कोर्टेक्स वाला जो था उसकी ऑस्मोलरिटी कितनी थी? उसकी ऑस्मोलरिटी थी 300, क्योंकि उसमें NaCl एंड यूरिया नहीं थे। चले भैया, हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो ही हम किडनी के मेडुला पार्ट को देखते हैं तो मेडुला जो होता है वो कई सारे कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होता है। मेडुला कई सारी कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होता है, ये रेड कलर की जो दिखाई दे रही, और उन कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड, और मैं कहूं रीनल पिरामिड। मेडुलरी पिरामिड और मैं कह दूं रीनल पिरामिड। तो जब भी कहे बताओ कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर जो किसके पार्ट है? जो कि मेडुला का पार्ट है, मेडुला का पार्ट है, वो कहां पर वो कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि मेडुला का पार्ट है उनके नंबर कितने होते हैं? तो ध्यान रखना बेटा, पहली बात कि इनके नंबर जो होते हैं वो होते हैं 8 to 12। एक किडनी में मेडुलरी पिरामिड और रीनल पिरामिड के नंबर क्या होते हैं? 8 to 12। और ये किसका पार्ट? हमने बोला ये मेडुला का पार्ट है, पार्ट ऑफ मेडुला। चले, जब भी पूछे मेडुलरी पिरामिड और रीनल पिरामिड किसका पार्ट? मेडुला का पार्ट है, वो पूछेगा सीधा सवाल में लिख के देगा कि मेडुला इज डिवाइडेड इनटू सम कोनिकल शेप्ड पिरामिड्स और स्ट्रक्चर, उनको क्या बोलते हैं? मेडुलरी पिरामिड और रीनल पिरामिड बोलते हैं। चलो भैया हम आगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये रीनल पिरामिड था और ये रीनल पिरामिड आगे जाके खुला है, वो ट्यूबुलर नेटवर्क में खुला है। यस, ये जो नेटवर्क था ये अपने पास थे माइनर कैलिक्स। क्या थे? माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स आगे गए, वो थे मेजर कैलिक्स। वो क्या थे? मेजर कैलिक्स। अब एनसीईआरटी की लाइन को बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला यूरेटर जो थी वो हाइलम वाले पार्ट से किडनी में एंटर हुई। किडनी में एंटर होते ही यूरेटर इस येलो कलर के चौड़े से पार्ट में गई, चौड़े से
पार्ट में गई। ये जो ब्रॉड कप लाइक पार्ट जो था, ये जो ब्रॉड कप लाइक पार्ट, या मैं कहूं ब्रॉड फनल लाइक जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बोलूं तो ब्रॉड फनल लाइक पार्ट जो दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं रीनल पेल्विस। जब भी कोई पूछे रीनल पेल्विस क्या था, तो मैं कह दूं कि हाइलम से थोड़ा सा अंदर की साइड जो ब्रॉड फनल लाइक पार्ट था, उस फनल लाइक पार्ट को क्या बोल दिया, उसको बोल दिया रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस से जो ब्रांचेस निकली, जो प्रोजेक्शन निकला, उन्हें हमने बोल दिया कैलिक्स। पहले बड़े साइज वाले ब्लू कलर वाले को मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स फर्दर डिवाइड हुई तो माइनर कैलिक्स। एग्जैक्टली में ये मेजर कैलिक्स माइनर कैलिक्स ही किडनी के एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन करती है। इन्हीं की वजह से किडनी की शेप क्या रहती है, मेंटेन रहती है। चलो मैं आगे, हमने एक चीज और नोट की, हमने ये देखा ये मेडुलरी पिरामिड जो था, इस पे ये येलो येलो कलर की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है बेटा, ये येलो येलो कलर की जो वेव की तरह दिखाई दे रही है, एग्जैक्टली में ये नेफ्रॉन्स दिखाई दे रही है। ये क्या दिखाई दे रही है, नेफ्रॉन्स। क्या दिखाई दे रही है, नेफ्रॉन्स दिखाई दे रही है। चलो मैं आगे, अब अगला कंसेप्ट बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला बाहर वाला पार्ट कौन सा था, कोर्टेक्स। हमने क्या देखा, ये कोर्टेक्स का कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट, अब बड़े ध्यान से देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है, ये कहां पे है, पिरामिड तो मेडुला का पार्ट है, ये कहां है, ये पिरामिड के बीच में प्रेजेंट है, रीनल पिरामिड के बीच में प्रेजेंट है। तो मैं कह दूं कि कोर्टेक्स जो था वो मेडुला में धंसा हुआ है। तो मैं ये कह दूं कोर्टेक्स का कुछ पार्ट मेडुला में धंसा होता है, और वो कहां प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है रीनल पिरामिड और मेडुलरी पिरामिड के बीच में। तो कोर्टेक्स का वो पार्ट जो मेडुला में धंसा हुआ है एंड प्रेजेंट है बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स, उसी को बोलते हैं रीनल कोलम ऑफ बर्टीनी। क्या बोलते हैं, रीनल कोलम ऑफ बर्टीनी। तो अब सवाल था, रीनल कोलम ऑफ बर्टीनी किसका पार्ट, ध्यान रखना, रीनल कोलम ऑफ बर्टीनी है, वो है पार्ट ऑफ कोर्टेक्स। किसका पार्ट है, वो अपने पास है पार्ट ऑफ कोर्टेक्स। लेकिन ये रीनल पिरामिड और मेडुलरी पिरामिड किसका पार्ट है, ये अपने पास है पार्ट ऑफ मेडुला। चलें जी अपना आगे, यहां पे जाके हमने किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर को कवर कर लिया। अब हमें जो बात करनी थी, वो बात करनी थी किसके बारे में, नेफ्रॉन के बारे में। किसके बारे में, नेफ्रॉन के बारे में, क्योंकि किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन। तो चलिए दोस्तों, हम कहानी शुरू करते हैं, वो करते हैं इस नेफ्रॉन के बारे में। किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं, वो किसके बारे में बात करते हैं, नेफ्रॉन के बारे में ही बात करते हैं। बच्चे ध्यान से देखिएगा, बच्चे यहां पे ये जो व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर मैंने बनाई, ये मेरे पास बनाई नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को अगर आप देखेंगे तो मैंने बोला नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। हमारी एक किडनी में लगभग 10 लाख, दैट इज 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होती है। ये नेफ्रॉन जो होती है, इसके दो पार्ट है। कितने पार्ट है, दो पार्ट। एक पार्ट जो था, उस एक पार्ट ऑफ नेफ्रॉन को अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस। एक पार्ट को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, एंड दूसरे पार्ट को बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन के कितने पार्ट, दो पार्ट। एक पार्ट को बोल दिया ग्लोमेरुलस और दूसरे को क्या बोलते हैं, रीनल ट्यूब्यूल। अब सवाल था, सर उस रीनल ट्यूब्यूल में क्या क्या इंक्लूडेड है। बेटा जब भी पूछे कि बताओ रीनल ट्यूब्यूल वाले पार्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो हमने बोला रीनल ट्यूब्यूल वाले पार्ट में ये बोमन्स कैप्सूल लोकेटेड है, रीनल ट्यूब्यूल वाले में पीसीटी इंक्लूडेड है, रीनल ट्यूब्यूल वाले पार्ट में ये लूप ऑफ हेनले, LOH, दैट इज लूप ऑफ हेनले लोकेटेड है। ये रहा उसका डिसेंडिंग लिम्ब, ये रहा उसका असेंडिंग लिम्ब, इसमें DCT इंक्लूडेड है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। मैंने बोला नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो जब भी पूछे कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट है, आप कहोगे नहीं, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि कलेक्टिंग डक्ट में, देखो मैंने यहां पे खूब सारे ट्यूब्यूल्स खुलने का निशान लगा रखा है। इसका मतलब कि कलेक्टिंग डक्ट में एक नहीं, कई सारी नेफ्रॉन की DCT आके खुलती है। तो ये तो कई सारे नेफ्रॉन के साजे की चीज है, दैट इज शेयरिंग ट्यूब्यूल है। ये किसी एक नेफ्रॉन के बाप का माल नहीं है। चले भैया, तो नेफ्रॉन का तो वो होगा ना जो एक ही नेफ्रॉन का पार्ट हो, दूसरी नेफ्रॉन का कोई रोल नहीं हो। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट में तो कई सारी नेफ्रॉन ने लोचा फैलाया। बोलो हाँ कि ना, ठीक है साहब। तो कहने का मतलब, जब भी पूछे नेफ्रॉन के कितने पार्ट, एनसीईआरटी के हिसाब से दो, पहला ग्लोमेरुलस और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में क्या है, बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड DCT, बस यही रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट है। चले अब सबसे पहले बात करते हैं, सर ये ग्लोमेरुलस क्या था। बेटा एग्जैक्टली में हर एक किडनी में ब्लड लेके जाती है, वो लेके जाती है रीनल आर्टरी।
क्या लेके जाती है? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी किडनी में जाके फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होती रहती है और हर एक नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। वो करती है ये ब्लड वेसल जिसको हमने बोल दिया एफिरेंट आर्ट्रियोल। क्या बोल दिया? एफिरेंट आर्ट्रियोल। आपको बता दूं ये एफिरेंट आर्ट्रियोल जो थी ये नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई करती है एंड इसका डायमीटर जो होता है वो डायमीटर क्या होता है? इसका डायमीटर होता है ज्यादा, डायमीटर होता है ज्यादा। ये एफिरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेके आती है नेफ्रॉन में एंड इस बोमन्स कैप्सूल वाले पार्ट में जाके ये ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड होगी। बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड होगी और ये जो ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा था दैट इज टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरी जो था इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो जब भी पूछे बताओ ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन किसकी ब्लड कैपिलरी से होता है, आप कहोगे एफिरेंट आर्ट्रियोल की ब्लड कैपिलरी से होता है। किसका फॉर्मेशन? ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन। अब ब्लड आया, वो आया ऐसे ग्लोमेरुलस में गया और फिर ग्लोमेरुलस की ब्लड कैपिलरी दोबारा से जुड़ी और जुड़ के उन्होंने क्या बना ली? इफिरेंट आर्ट्रियोल। क्या बना ली? इफिरेंट आर्ट्रियोल। लेकिन आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि इस इफिरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर जो है वो डायमीटर क्या है बेटा? डायमीटर जो है वो एफिरेंट आर्ट्रियोल से क्या है? कम है। एफिरेंट आर्ट्रियोल से क्या है? कम है। चले, मतलब इधर से ब्लड आएगा तो ज्यादा लेकिन ब्लड बाहर निकलेगा कम। तो बताओ ग्लोमेरुलस के पास ब्लड आया ज्यादा और बाहर कम निकला तो ब्लड ने धक्का मुक्की की जिसकी वजह से यहां पे प्रेशर डेवलप हुआ। एग्जैक्टली में उसी प्रेशर की वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला पोर्शन चलता है। आगे मैं बात करूंगा। चले, तो हमने बोला हर एक नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई कौन करती है? एफिरेंट आर्ट्रियोल। वो जाके किस में डिवाइड होगी? कैपिलरीज में, और उस कैपिलरीज के गुच्छे को क्या बोल दिया? ग्लोमेरुलस। अब ये ग्लोमेरुलस किस में प्रेजेंट है? ये ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है नेफ्रॉन के सबसे पहले पार्ट दैट इज बोमन्स कैप्सूल में। किस में प्रेजेंट है? बोमन्स कैप्सूल में। बोमन कैप्सूल में क्या प्रेजेंट है अपने पास? ग्लोमेरुलस। और इस ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल को दोनों को मिला के अपन बोल देते हैं मेल्पिगियन बॉडी। क्या बोल देते हैं? मेल्पिगियन बॉडी या रीनल कार्पुसेल्स। दोनों को मिला के ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल दोनों को मिला के क्या बोल देते हैं? मेल्पिगियन बॉडी और रीनल कार्पुसेल्स बोल देते हैं। अब सवाल था सर अगर इस बोमन्स कैप्सूल को देखें तो देखो भैया ये बोमन्स कैप्सूल जो आपको दिखाई दे रहा है ये बोमन्स कैप्सूल में एग्जैक्टली में दो लेयर है। इसलिए एनसीईआरटी कहती है बोमन्स कैप्सूल क्या है? बोमन्स कैप्सूल अपने पास डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है। बाहर वाली लेयर ये भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर है, अंदर वाली जो मैंने ग्रीन बनाई वो भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर है। लेकिन अंदर वाली सेल्स में कुछ स्यूडोपोडिया की तरह के प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है और ऐसी सेल जिसमें स्यूडोपोडिया की तरह के प्रोजेक्शंस दिखाई दिए उन सेल्स को हमने बोल दिया पोडोसाइट्स। तो सवाल बड़ा फेमस ये बनता है कि बताओ पोडोसाइट सेल्स जो है वो बोमन कैप्सूल की कौन सी लेयर में प्रेजेंट है? आप याद रखना इनर लेयर में प्रेजेंट है। अब ये जो पोडोसाइट सेल है ये जो इनर लेयर की सेल्स है ये एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न में अरेंज्ड होती है जिसकी वजह से इनके बीच कुछ होल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? इनके बीच कुछ होल्स। और इन सेल्स के बीच जो होल्स बने उन होल्स को अपन ने बोल दिया फिल्ट्रेशन स्लिट्स या मैं कह दूं स्लिट अपर्चर। ये फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट अपर्चर क्या काम करते हैं? इन्हीं से होता हुआ फिल्ट्रेट कहां आएगा? बोमन्स कैप्सूल की ल्यूमन में आएगा। कहां आएगा? बोमन्स कैप्सूल की ल्यूमन में आएगा। अब ये बोमन्स कैप्सूल आगे जाके कंटिन्यू होता है, वो होता है पीसीटी में। तो मैं कह दूं बोमन कैप्सूल आगे जाके एक हाईली कोल्ड पार्ट में ओपन हुआ जिसको बोल दिया पीसीटी दैट इज प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये पीसीटी वाले पार्ट में हुआ और इस पीसीटी वाले पार्ट में अगर एपिथेलियम देखोगे तो यहां पे सिंपल क्यूबोडल एपिथेलियम है लेकिन क्यूबोडल सेल की फ्री सरफेस पे क्या थे? माइक्रोविलाई। इसलिए मैं कह दूं कि पीसीटी में क्या है? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोडल एपिथेलियम। कैसी एपिथेलियम है? हमने बोला ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोडल एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोडल एपिथेलियम किस में प्रेजेंट है? पीसीटी में प्रेजेंट है। पीसीटी में तो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोडल एपिथेलियम है लेकिन डीसीटी में तो सीधी की सीधी अपने पास सिंपल क्यूबोडल एपिथेलियम है। मतलब माइक्रोविलाई जो नेफ्रॉन में प्रेजेंट है वो केवल और केवल कौन से पार्ट में? पीसीटी वाले पार्ट में। बाकी नेफ्रॉन के किसी भी ट्यूबुलर पार्ट में माइक्रोविलाई प्रेजेंट नहीं है। अब ये जो मेरे पास पीसीटी थी ये पीसीटी आगे जाके खुली, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में खुली। हमने देखा डिसेंडिंग लिम्ब का ऊपर वाला पार्ट जो पीसीटी के कॉन्टेक्ट में है वो वाइड पार्ट है इसलिए उसको बोलते हैं थिक पार्ट।
जबकि नीचे वाला पार्ट नैरो पार्ट है, इसलिए उसको बोलते हैं थिन पार्ट। तो थिक पार्ट एंड थिन पार्ट से क्या बना? डिसेंडिंग लिम्ब। क्या बना बेटा? डिसेंडिंग लिम्ब। किसका डिसेंडिंग लिम्ब? लूप ऑफ हेनले का। फिर ये वाला जो पार्ट है जो कि ऊपर की साइड जा रहा है, ये इसको अपन बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब का भी नीचे वाला पार्ट कैसा है? थिन पार्ट। ऊपर वाला पार्ट कैसा है? थिक पार्ट। और ये थिक पार्ट डायरेक्टली किसके कॉन्टेक्ट में है? डीसीटी के कॉन्टेक्ट में। तो मैं ये कह दूं कि लूप ऑफ हेनले जो था उसका फॉर्मेशन दो लिम्ब से हुआ, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। तो ये कैसी स्ट्रक्चर है? हमने बोला ये अपने पास है हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। तो जब भी पूछे लूप ऑफ हेनले की स्ट्रक्चर कैसी, आप कहोगे हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। और ये डीसीटी जाके खुलती है कलेक्टिंग डक्ट में। किस में जाके खुलती है? कलेक्टिंग डक्ट में। अब सवाल था, सर अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट तो कोर्टेक्स में प्रेजेंट है एंड कौन सा पार्ट मेडुला में प्रेजेंट है, बड़े ध्यान से देखना। ये जो मेल्पिगियन बॉडी है ये कोर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, मतलब ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल किस में प्रेजेंट होता है? कोर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। ये पीसीटी भी किस में प्रेजेंट होती है? कोर्टेक्स में प्रेजेंट होती है। ये डीसीटी भी किस में प्रेजेंट होती है? कोर्टेक्स में प्रेजेंट होती है। लेकिन लूप ऑफ हेनले मेनली किस में प्रेजेंट है? मेडुला में। लूप ऑफ हेनले कहां प्रेजेंट है? मेडुला में। पूछेगा सर ये कलेक्टिंग डक्ट जो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, अब बताओ ये कोर्टेक्स में कि मेडुला में? बेटा इसकी शुरुआत तो कोर्टेक्स से होती है, लेकिन फिर ये मेडुला में डीपली प्रेजेंट होता है। अरे हाँ कि ना? इसलिए एनसीईआरटी माता कहती है कि कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम कोर्टेक्स टू डीप मेडुला, इसीलिए एनसीईआरटी माता ने ऐसा लिखा। चलो मैं आगे, ये हमने बात कर ली नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में। सवाल था, सर आप ये बताओ हमारी किडनी को देखें तो उसमें नेफ्रॉन कितने टाइप की होती है? बच्चे किडनी में देखेंगे तो किडनी में नेफ्रॉन जो है वो दो टाइप की है। एक तो अपने पास कोर्टिकल नेफ्रॉन, एक तो अपने पास कौन सी है बच्चे? एक अपने पास है कोर्टिकल नेफ्रॉन एंड दूसरी मेरे पास है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन एक्जैक्टली में हमारी किडनी की अबाउट 80% नेफ्रॉन कौन सी नेफ्रॉन होती है? कोर्टिकल नेफ्रॉन। बची हुई अबाउट अपने पास 20%, दैट इज हमने रेशियो लिख रखा है कि 15 to 20% कौन सी? जक्स्टा मेडुलरी। 80 to 85% कौन सी? कोर्टिकल नेफ्रॉन है। मतलब ज्यादा नेफ्रॉन कौन सी? कोर्टिकल नेफ्रॉन। और कम नेफ्रॉन जो थोड़ी थी वो कौन सी थी? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। सवाल था सर इन दोनों नेफ्रॉन में डिफरेंस क्या है? देखिएगा, सबसे पहला डिफरेंस कि कोर्टिकल नेफ्रॉन के नंबर होते हैं ज्यादा, मतलब किडनी की टोटल नेफ्रॉन की 80 to 85% कौन सी? कोर्टिकल। जबकि जक्स्टा मेडुलरी के नंबर होते हैं कम, किडनी की टोटल नेफ्रॉन की अबाउट 15 to 20% कौन सी है? जक्स्टा मेडुलरी। पहली बात। दूसरी बड़ी बात, हमने बोला था मेल्पिगियन बॉडी जो है वो कहां प्रेजेंट होता है? कोर्टेक्स में। एग्जैक्टली में क्या देखा कि कोर्टिकल नेफ्रॉन का तो पूरा का पूरा मेल्पिगियन बॉडी जो था वो कौन से पार्ट में प्रेजेंट था? कोर्टेक्स में था। कहां था? कोर्टेक्स में। लेकिन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में जब मेल्पिगियन बॉडी को देखा तो वो मेल्पिगियन बॉडी कोर्टेक्स एंड मेडुला के जंक्शन पे प्रेजेंट था। कहां प्रेजेंट था? प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ कोर्टेक्स एंड मेडुला। दूसरी बात। तीसरी बात ये कि अपने पास ये कोर्टिकल नेफ्रॉन जो थी, इन कोर्टिकल नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हेनले होता है वो लेस डेवलप्ड होता है एंड उसकी लंबाई जो होती है बहुत कम होती है, और वो बहुत कम लंबा पार्ट जो होता है वो लोकेटेड कहां होता है? कोर्टेक्स में। इसीलिए हमने लिखा लूप ऑफ हेनले इज वेरी शॉर्ट एंड मोस्टली कहां लोकेटेड है? कोर्टेक्स में। जबकि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है और वो होता है लॉन्ग, और वो कहां लोकेटेड होता है? मेनली वो मेनली लोकेटेड होता है मेडुला में। इसलिए हमने बोला लूप ऑफ हेनले कैसा होता है? लॉन्ग एंड मेनली कहां लोकेटेड है? मेडुला में। नेक्स्ट, अब बड़े काम की बात, एग्जैक्टली में बच्चे क्या होता है? लूप ऑफ हेनले जो होता है उसको ब्लड सप्लाई करने वाली जो ब्लड कैपिलरीज है, उन ब्लड कैपिलरीज को बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज को या ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क को? वासा रेक्टा। होता यह है कि वो नेफ्रॉन जिसमें लूप ऑफ हेनले वेल डेवलप्ड होगा, ऑब्वियसली उसको ब्लड सप्लाई करने के लिए वासा रेक्टा भी क्या होगा? वेल डेवलप्ड। तो जब भी पूछे बताओ वेल डेवलप्ड वासा रेक्टा किसमें, हम कहेंगे जिसमें वेल डेवलप्ड लूप ऑफ हेनले, दैट इज वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड किसमें? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। लेकिन कोर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले लेस डेवलप्ड होता है, बहुत छोटा होता है, इसीलिए वहां पे वासा रेक्टा भी बहुत रिड्यूस्ड होता है, और मैं कह दूं एब्सेंट होता है। और क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये बात कर ली हमने दोनों ही टाइप की नेफ्रॉन के बारे में। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम आपसे बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ नेफ्रॉन। बच्चे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक नेफ्रॉन को ब्लड देने का काम, ब्लड लेके आने का काम करती है, वो कौन करती है? एफिरेंट आर्टरियोल करती है, जिसको मैंने शॉर्ट में बोला AA। और इसका डायमीटर जो होता है वो बड़ा होता है,
हाँ कि ना? हमने बोला ये एफिरेंट आर्टरियोल जाके फॉर्मेशन करेगी किसका? ग्लोमेरुलस का, और फिर ग्लोमेरुलस की कैपिलरी जो थी वो मिलके बनाएगी इफिरेंट आर्टरियोल, जिसको अपन शॉर्ट में बोल देते हैं ईए। शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? ईए। ए का डायमीटर बड़ा, ई का डायमीटर छोटा, मतलब कम, नैरो होती है। चले, अब ये ईए जो थी ये बोमन्स कैप्सूल से बाहर निकली, और बाहर निकल के ये आगे जाके अगेन कैपिलरीज में डिवाइड होगी। किस में डिवाइड होगी? कैपिलरीज में। जब ये कैपिलरीज में डिवाइड हुई तो इसकी कैपिलरीज ने इस पीसीटी एंड इस डीसीटी, हमने बोल दिया ये क्या था? पीसीटी, और ये क्या था? डीसीटी। इसने पीसीटी एंड डीसीटी के अराउंड ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क बनाया। तो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क जो किसके अराउंड प्रेजेंट है? पीसीटी एंड डीसीटी के अराउंड प्रेजेंट है, उसी को बोल के चलते हैं बेटा अपन पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। किसके अराउंड प्रेजेंट? तो हमने बोला प्रेजेंट अराउंड पीसीटी एंड डीसीटी। पीसीटी एंड डीसीटी के अराउंड ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क क्या बोलते हैं? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। अब कहानी क्या हुई? इस पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क से ब्लड वेसल निकली, और वो ब्लड वेसल जो थी वो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन करती है। और ये वाली ब्लड वेसल आप देख पा रहे होंगे, ये वाली ब्लड वेसल ये लूप ऑफ हेनले के पैरेलल आ रही है, हाँ कि ना? फिर ये इधर पैरेलल गई, ये जो ब्लड वेसल थी। तो हमने बोला ब्लड पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क की ब्लड वेसल रन पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले, और वो बना रही क्या? एक यू शेप्ड नेटवर्क। किसके अराउंड? लूप ऑफ हेनले के अराउंड। और लूप ऑफ हेनले के अराउंड जो यू शेप्ड नेटवर्क बना, एग्जैक्टली में उस यू शेप्ड नेटवर्क को क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। उस यू शेप्ड नेटवर्क को ही क्या बोलते हैं बेटा? उस यू शेप्ड नेटवर्क को ही बोलते हैं वासा रेक्टा। कैसा होता है? हमने बोला ये होता है यू शेप्ड। किसके अराउंड? मैंने बोला नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी अराउंड लूप ऑफ हेनले। चले, अब लूप ऑफ हेनले के अराउंड ये ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है, लेकिन बेटा ये जो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है ना, इसकी एग्जैक्टली में अपने पास दो लिंब है। एक लिंब हमने बोला लूप ऑफ हेनले का, ये येलो वाला नीचे की साइड जा रहा है, इसको तो हमने क्या बोल दिया? डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये येलो वाला जो ऊपर की साइड जा रहा है, इसको बोल दिया असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले। लेकिन आप देखिए ये जो ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड सप्लाई किधर? जो ये वाला पार्ट था, दैट इज ये वाला जो पार्ट था, ये वाला जो रेड पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला रेड पार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें ऊपर से नीचे जा रहा है, मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा। इसको बोल के चलते हैं अपन डिसेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा। जबकि ये वाला लिंब जिसमें ब्लड ऊपर की साइड जा रहा है, ये वाला लिंब, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं असेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा। असेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा। तो सीधा सवाल पूछेगा, बताओ पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क किसके अराउंड? आप कहोगे पीसीटी डीसीटी के अराउंड। जब भी पूछे वासा रेक्टा किसके अराउंड, आप कहोगे लूप ऑफ हेनले के अराउंड। वासा रेक्टा कैसा दिखाई देता है? आप कहोगे यू शेप्ड। वासा रेक्टा में कितने लिंब? आप कहोगे दो लिंब, एक अपने पास डिसेंडिंग लिंब और एक अपने पास असेंडिंग लिंब। बोलो हाँ कि ना? चले अपन आगे और थोड़ा आगे मूव करते देखते हैं। अगली बात करते हैं, वो इस चैप्टर के सबसे कंसेप्चुअल पोर्शन के बारे में बात करते हैं, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। बेटा मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में देखें तो ये टोटल मिला के 3 स्टेप्स का प्रोसेस है। इसके सबसे पहले स्टेप को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरे स्टेप को बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड तीसरे स्टेप को बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में। बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, हमने बोला ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास ब्लड कैपिलरी ऑफ ग्लोमेरुलस है। रेड कलर वाली क्या है? ब्लड कैपिलरी ऑफ ग्लोमेरुलस है। और इस ब्लड कैपिलरी ऑफ ग्लोमेरुलस में हमने बोला ये पिंक कलर का हमने बता दिया, ये ब्लड भरा पड़ा है। पिंक कलर का जो बना दिया, ये क्या भरा पड़ा है? ब्लड भरा पड़ा है। बोलो हाँ कि ना? यही तो ब्लड था जो यहां पे क्या होगा? फिल्टर। यही तो ब्लड था जो क्या होगा बेटा? फिल्टर होगा। अब सवाल था, जब ब्लड फिल्टर होगा तो वो ब्लड फिल्टर होके कहां आएगा? हमने बोला जो ब्लड फिल्टर होगा दोस्त, वो ब्लड फिल्टर होके
इस बोमन्स कैप्सूल की ल्यूमन में आएगा, इस जगह पे आएगा, फिल्टर होके यहां पे आएगा। सवाल था सर यहां पे जो ब्लड था उसका मटेरियल फिल्टर होगा और फिल्टर होके कहां आएगा, ल्यूमन ऑफ बोमन कैप्सूल में आएगा। तो बताओ ना वो कितनी लेयर्स को क्रॉस करके आएगा। भाई साहब अगर ब्लड यहां से फिल्टर हो और फिल्टर होके कहां आएगा, बोमन कैप्सूल की ल्यूमन में आएगा, तो वो किस किस को क्रॉस करके आएगा। हमने बोला कि चलिए हम ये देख ही लेते हैं कि वो किस किस को क्रॉस कर रहा है। बेटा ब्लड को अगर यहां से फिल्टर होके आना है तो सबसे पहले ये रेड कलर वाली लेयर को क्रॉस किया, फिर ग्रीन कलर वाली लेयर को क्रॉस किया, फिर इस ब्लू वाली लेयर को क्रॉस किया, और फिर इनके जो ये अपर्चर थे जिनको अपन ने बोला था फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर, इनको क्रॉस करते हुए बताओ यहां पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। यस, हमने बोला ये तो बिल्कुल ऐसे ही आएगा, इनको क्रॉस करते हुए आएगा, इनको क्रॉस करते हुए आएगा, इनको क्रॉस करते हुए आएगा। यस, तो कितनी लेयर को क्रॉस किया, सबसे पहले रेड वाली लेयर को, रेड वाली क्या थी, ब्लड कैपिलरी की वॉल की एपिथेलियम, दैट इज एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल थी, ब्लड कैपिलरी थी। नेक्स्ट ये ग्रीन वाले मटेरियल को क्रॉस किया, ये क्या थी, ये थी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और मैं कहूं बेसमेंट सबस्टेंस, इसको क्रॉस किया। एंड तीसरा ये ब्लू वाली लेयर को क्रॉस किया, ब्लू वाली लेयर क्या थी, बोमन कैप्सूल की इनर लेयर थी विच इज मेड अप ऑफ पोडोसाइट सेल्स। तो हमने बोला एपिथेलियम ऑफ वॉल ऑफ बोमन कैप्सूल, दैट इज कौन सी को, दैट इज पोडोसाइट्स वाली सेल्स थी, इसको क्रॉस किया। इन तीन को क्रॉस करके ब्लड जो था वो फिल्टर हुआ और वो फिल्ट्रेट कहां पहुंचा, बोमन कैप्सूल की ल्यूमन में पहुंचा। तो मैं कह दूं कि ग्लोमेरुलस से जब मटेरियल फिल्टर होगा और फिल्टर होके कहां जाएगा, बोमन कैप्सूल की ल्यूमन में जाएगा, तो वो कितनी लेयर को क्रॉस करेगा, 3 लेयर को। तो इन 3 लेयर को मिला के ही अपन बोल देते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो जब भी पूछे बताओ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कितनी लेयर से बना, 3 लेयर से, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथेलियम ऑफ वॉल ऑफ बोमन कैप्सूल। बोलो हाँ कि ना। यहां से तीनों से फिल्टर होके मटेरियल पहुंचा बोमन कैप्सूल की ल्यूमन में। ये मटेरियल जो बोमन कैप्सूल की ल्यूमन में पहुंचा बेटा, इस मटेरियल को ही अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, या मैं शॉर्ट में इसी को बोल देता हूं जीएफ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, या इसी को बोल देता हूं जीएफ। हमने क्या काम किया, इस फिल्ट्रेट में से मटेरियल लिया और उसको चेक करके देखा। चेक करके क्या देखा कि ये फिल्ट्रेट किस में से निकल के आया। बोलो भाई साहब फिल्ट्रेट जो है वो तो ब्लड में से निकल के आया। जब ब्लड में से निकल के आया तो इसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होंगे वो भी तो ब्लड के जैसे ही होंगे। हमने देखा कि भैया कौन कौन से मटेरियल प्रेजेंट है। चलिए जब हमने इस ग्लोमेरुलस को चेक करके देखा कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो हमारे सामने दिल दहला देने वाले रिजल्ट निकल के आ रहे हैं कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले इस फिल्ट्रेट को जब देखा तो इसमें अपने पास मिले वाटर, इसमें मिले अपने पास वाटर, इसमें हमें मिला आयंस, इसमें हमें मिले मिनरल्स, इसमें हमने मिला विटामिन्स, इसमें हमें मिला ग्लूकोज, इसमें हमें मिला अमाइनो एसिड्स, इसमें हमें मिला फैटी एसिड्स, इसमें हमें मिला यूरिया, इसमें हमें मिला यूरिक एसिड एटसेट्रा। ये सारी की सारी चीजें हमें किस में मिली, ये सारी की सारी चीजें हमें मिली, वो मिली इस फिल्ट्रेट में, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। हमने कहा कि यार एक चीज देखो, ये फिल्ट्रेट ब्लड में से निकल के आया लेकिन इसमें कोई भी प्रोटीन नहीं मिली, कोई भी प्रोटीन नहीं मिली पहली बात, और ना ही ब्लड की कोई भी सेल्स मिली, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, कोई भी चीज नहीं मिली। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई कहे कि इस फिल्ट्रेट को ब्लड से कंपेयर करके बताओ तो ब्लड एंड फिल्ट्रेट में क्या डिफरेंस, हम कह देंगे भैया जब भी फिल्ट्रेट को ब्लड से कंपेयर करवाओगे तो हम कह देंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बराबर ब्लड माइनस ब्लड सेल्स प्लस प्रोटीन्स, दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन्स। हाँ कि ना। ये अगर निकाल दे तो जो मटेरियल बचा वो क्या बचा, फिल्ट्रेट। सवाल था सर ब्लड सेल निकाल दी तो फिर तो प्लाज्मा बन गया, तो इसका मतलब फिल्ट्रेट किसके जैसा, बोलो प्लाज्मा के जैसा। लेकिन उसमें भी डिफरेंस है। अगर इस फिल्ट्रेट को मैं प्लाज्मा से कंपेयर करूं तो क्या मैं बोलूं, तो मैं कह दूं प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स, तो मेरे पास क्या बन गया, तो मेरे पास बन गया फिल्ट्रेट।
चले, तो ध्यान रखना फिल्ट्रेट में बाकी सारी चीजें प्रेजेंट, लेकिन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, ब्लड सेल्स नॉर्मली प्रेजेंट नहीं है। अगर ये कोई भी चीज फिल्ट्रेट में मिल जाए तो मान लेना कोई ना कोई तो एबनॉर्मेलिटी है। नॉर्मल आपकी किडनी काम नहीं कर रही है या नेफ्रॉन में कोई ना कोई तो गड़बड़ हो चुकी है। चलूं मैं आगे। अब सवाल था, सर आप ये बताओ ना कि ये ब्लड जो था ये फिल्टर होके बोमन कैप्सूल के ल्यूमन में आया, दैट इज फिल्ट्रेट बना। इस प्रोसेस को बोला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा मतलब छोटा, मतलब फिल्टर होके आई, वो क्या आई, छोटी छोटी चीजें, लेकिन मोटी मोटी बड़ी बड़ी चीजें फिल्टर होके नहीं आई। तो आप ये बताओ ना ये फिल्ट्रेशन हुआ ही क्यों? बेटा एग्जैक्टली में फिल्ट्रेशन करवाने के लिए यहां पे 3 फोर्स काम करते हैं। कितने फोर्स काम करते हैं? 3 फोर्स। एक फोर्स होता है जीएचपी, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है वो होती है अबाउट 60 mmHg। ये क्या कहता है? ये कहता है कि ब्लड वेसल्स में से, ग्लोमेरुलस में से ब्लड से कहते हैं तू फिल्टर होके बाहर निकल, तू फिल्टर होके बाहर निकल। लेकिन इसका अपोज करने वाले, इसकी टांग खींचने वाले 2 फोर्स हो रहे हैं। एक है सीएचपी जिसको बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, वो इसका अपोज करता है, वो कह रहा है फिल्टर होने नहीं दूंगा, और उसकी वैल्यू होती है लगभग 20 mmHg। एक और फोर्स होता है जिसको बोलते हैं ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, उसकी वैल्यू होती है लगभग 30 mmHg। वो भी क्या कहता है, मैं किसी भी कीमत पे ब्लड को फिल्टर होने नहीं दूंगा। तो फिल्टर करवाने की कोशिश कौन कर रहा है? जीएचपी। और अपोज करने वाले कौन है? सीएचपी। हमने कहा जब तीनों ने मिलकर जोर लगाया तो फाइनल किसका हुआ? जिसके प्रेशर की वैल्यू ज्यादा थी। हमने बोला कि जब भी पूछे कोई नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, जब भी कोई कहे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को मैं शॉर्ट में बोल दूं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, इसको मैं शॉर्ट में बोल दूं कि अपने पास ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। और इस नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की वैल्यू कितनी है बेटा? अबाउट 10 mmHg। मतलब ये 10 mmHg प्रेशर ही था जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवाने के लिए जिम्मेदार था। सवाल था सर अब बताओ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ कहां हुआ? नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस से हुआ कि नहीं हुआ? आप ये बताओ कि किडनी में कितना ब्लड गया था 1 मिनट में जिसमें से फिल्ट्रेट बना? बेटा ध्यान रखना दोनों किडनी में 1 मिनट में जो ब्लड जाता है, वो 1 मिनट में जो ब्लड जाता है वो ब्लड होता है लगभग 1100 से 1200 ml। दोनों किडनी में मिला के 1 मिनट में ब्लड जाता है वो कितना होता है? 1100 से 1200 ml। याद करो 1 मिनट में हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल जो बॉडी में ब्लड पंप करता है उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, जिसकी वैल्यू होती है अबाउट 5 लीटर्स। मतलब अगर उस हिसाब से बात करके चलूं तो ये अपने पास क्या हुआ? ये अपने पास हुआ 1/5 पार्ट, और मैं कहूं 20% पार्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट। तो जब भी पूछे कि दोनों किडनी कार्डियक आउटपुट का कितना ब्लड रिसीव करती है, आप कहोगे 1/5 पार्ट, या कह दो 20% पार्ट रिसीव करती है। अरे ब्लड जो गया था, लेकिन ब्लड में क्या फिल्टर हुआ? प्लाज्मा। सवाल था सर दोनों किडनी में प्लाज्मा कितना गया? आपको मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया था कि प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का 55% पार्ट होता है। तो ये ब्लड था, इसका 55% निकालेंगे तो प्लाज्मा की वैल्यू जो आएगी, वो प्लाज्मा की वैल्यू लगभग कितनी आएगी? वो आएगी 650 ml पर मिनट में। अब सवाल ये था कि 1100 से 1200 ml ब्लड गया, मतलब 650 ml प्लाज्मा गया, तो इसमें से फिल्टर होके कितना बाहर निकला? ध्यान रखना 1 मिनट में जो फिल्ट्रेट बनता है वो कितना बनता है? वो 1 मिनट में फिल्ट्रेट बना बेटा, वो बना 125 ml पर मिनट। तो जब भी बोले कि ये जो फिल्ट्रेट बनता है छन के बाहर निकलता है, वो 1 मिनट में कितना निकलता है? लगभग 125 ml। सवाल था गुरुजी प्लाज्मा गया था वो 650 ml गया था, फिल्ट्रेट बना वो कितना बना? 125 ml बना। ये 125 ml इस प्लाज्मा का कितने % पार्ट है? कितने % पार्ट है? मैं कह दूं कि ये अपने पास 20% पार्ट ऑफ रीनल प्लाज्मा फ्लो, कि किडनी में 1 मिनट में जो प्लाज्मा गया उसका लगभग 20% पार्ट जो था वो क्या था? फिल्ट्रेट। तो जब भी बोले फिल्ट्रेट कितनी, हम कहेंगे एक नॉर्मल पर्सन में लगभग 125 ml पर मिनट है, और ये 125 ml के लिए प्रेशर कितना चाहिए? 10 mmHg।
पूछेगा गुरुजी एक दिन में कितनी आएगी, हम कहेंगे 125 ml मल्टीप्लाई बाई 60 तो 1 घंटे की आएगी, मल्टीप्लाई बाई 24 तो 1 दिन की आएगी। तो 1 दिन में फिल्ट्रेट बनता है बेटा, वो बनता है लगभग 180 लीटर। चलो 180 लीटर फिल्ट्रेट बना एक दिन में। आपको पता है 180 लीटर फिल्ट्रेट एक दिन में बना, लेकिन यूरिन जो एक दिन में हम बाहर निकालते हैं वो निकालते हैं 1 से 1.5 लीटर, मोटा मोटा मान लीजिए 1.5 लीटर यूरिन बाहर निकालते हैं। मतलब अगर 180 लीटर फिल्ट्रेट बना तो यूरिन कितना बन रहा है, लगभग 1.5 लीटर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यूरिन जो बना वो फिल्ट्रेट का लगभग 1% पार्ट बना। सवाल था तो सर लगभग 99% पार्ट क्या गया बेटा, 99% पार्ट जो था वो रीनल ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्ब हो गया। क्या हो गया, रीएब्जॉर्ब हो गया। तो हमने यही कहा कि दूसरा स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन, जिसमें 99% पार्ट ऑफ फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब इनटू द रीनल ट्यूब्यूल। मतलब केवल 1% पार्ट ही क्या बनता है, यूरिन बनता है। और यूरिन का वॉल्यूम कितना बनता है, लगभग 1 से 1.5 लीटर। और यूरिन जो बनता है उसकी पीएच होती है, वो होती है स्लाइटली एसिडिक पीएच, दैट इज लगभग पीएच होती है 6। और हम एक दिन में लगभग 25 से 30 ग्राम यूरिया को एक्सक्रीट कर देते हैं, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। ये जनरल बात आपको याद रखनी है। कहानी थी सर आपने बोला कि 99% पार्ट ऑफ फिल्ट्रेट को रीएब्जॉर्ब करना है और 1% पार्ट जो बच गया वो यूरिन की फॉर्म में बाहर एक्सक्रीट हो गया। आप बताओ ना नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में कितना एब्जॉर्प्शन होता है। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़ा प्यारा ही कंसेप्ट है बच्चे। हमने बोला सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो होता है वो पीसीटी में होता है, और पीसीटी में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए लिखा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, और ये एसेंशियल एब्जॉर्प्शन है। सवाल था सर एसेंशियल क्यों बोला, बेटा अगर ये एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर जिंदा रह पाना मुश्किल रहेगा, या मैं कह दूं पॉसिबल नहीं है। तो पूछेगा कि किसमें, बेटा ग्लूकोज अमाइनो एसिड सारे के सारे जो होते हैं उनका 100% एब्जॉर्प्शन किसमें होता है, पीसीटी में। लेकिन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का एनसीईआरटी ने भी लिख के दे रखा है, लगभग 70 से 80% पार्ट का एब्जॉर्प्शन कहां होता है, पीसीटी में। बाइकार्बोनेट आयन जो कि हमारी ब्लड की पीएच को, बॉडी के फ्लूइड की पीएच को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है, उनमें भी लगभग 90% बाइकार्बोनेट आयन्स का एब्जॉर्प्शन कहां होता है, वो होता है अपने पास पीसीटी में। पीसीटी के बाद वो जो फ्लूइड था वो पहुंचता है अपने पास कहां पे, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। बेटा लूप ऑफ हेनले का ये डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है ये वाटर के लिए परमिएबल है। किसके लिए परमिएबल है, वाटर के लिए परमिएबल है। तो डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए तो परमिएबल एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ऑलमोस्ट इम्परमिएबल। तो डिसेंडिंग लिम्ब में किसका एब्जॉर्प्शन हुआ, वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ। फिर ये फिल्ट्रेट जो था ये यहां से पहुंचा असेंडिंग लिम्ब में। कहां पहुंचा, असेंडिंग लिम्ब में। असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो परमिएबल होता है, वो परमिएबल होता है NaCl के लिए। किसके लिए, NaCl के लिए, दैट इज सोल्ट्स के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। और असेंडिंग लिम्ब में ही सबसे कम एब्जॉर्प्शन होता है। जब भी कहे नेफ्रॉन के किस पार्ट में एब्जॉर्प्शन सबसे कम होता है तो आप याद रखना मिनिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो असेंडिंग लिम्ब में होता है। किसका होता है, NaCl का। हमने बोला मटेरियल जो ही यहां पे पहुंचा तुरंत के तुरंत यहां से NaCl बाहर निकलने लगा। क्या बाहर निकलने लगा, NaCl बाहर निकलने लगा। फ्लूइड और ऊपर गया, जो ही थिक पार्ट में पहुंचा NaCl और बाहर निकलने लगा। तो कहने का मतलब पूरे के पूरे असेंडिंग लिम्ब में किसका एब्जॉर्प्शन हुआ, NaCl का। और ये NaCl जाके कहां इकट्ठा हो गया, अरे भाई लूप ऑफ हेनले जो था जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में ही वेल डेवलप्ड था, और वो किस में लोकेटेड था, मेडुला में। तो ये NaCl गया और जाके कहां इकट्ठा होगा, मेडुला में। याद करो मेडुला की ओस्मोलरिटी कितनी थी, 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर। तो जब भी कहे कि बताओ सबसे कम रीएब्जॉर्प्शन किसमें, आप कहोगे असेंडिंग लिम्ब में। तो पूछेगा असेंडिंग लिम्ब में किसका रीएब्जॉर्प्शन हुआ, आप कहोगे NaCl का। उससे क्या फायदा हुआ, मेडुला की हाई ओस्मोलरिटी को, या मैं कहूं मेडुलरी फ्लूइड, या मैं कह दूं मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की हाई ओस्मोलरिटी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है कौन, असेंडिंग लिम्ब। कौन करता है, असेंडिंग लिम्ब। लेकिन कहानी थी क्या कि असेंडिंग लिम्ब में बेशक NaCl का एब्जॉर्प्शन हो, लेकिन NaCl का एब्जॉर्प्शन का तरीका अलग था। क्या था, जो ही हम बात करके चले इस थिन पार्ट में जो ये NaCl का एब्जॉर्प्शन हुआ, बेटा ये हुआ पैसिव प्रोसेस के थ्रू। कौन से प्रोसेस के थ्रू, पैसिव प्रोसेस के थ्रू। लेकिन इस थिक लिम्ब में जो ये NaCl का एब्जॉर्प्शन हुआ, ये कौन से प्रोसेस के थ्रू, ये बेटा हुआ एक्टिव प्रोसेस के थ्रू। तो ध्यान रखना असेंडिंग लिम्ब में NaCl का एब्जॉर्प्शन दो मेथड से हो सकता है, पैसिव से भी हो सकता है और एक्टिव से भी होता है। पैसिव से कौन से पार्ट में, थिन पार्ट में, थिक पार्ट में किसमें, एक्टिव से।
चले भैया नेक्स्ट। अब वो फ्लूइड जो था वो यहां से होता हुआ धीरे 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 आगे बढ़ा और पहुंच गया किसमें, वो पहुंच गया अपने पास डीसीटी में। डीसीटी में एंड कलेक्टिंग डक्ट में कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब जरूरत है तो होगा नहीं तो नहीं होगा, लेकिन ये जो पीसीटी थी इसमें एसेंशियल था, जो होना बेहद जरूरी था। यहां पे जब कंडीशनल एब्जॉर्प्शन हुआ तो सवाल यही था कि कंडीशनल एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ। बेटा ये डीसीटी जो थी, इस डीसीटी के प्रोक्सिमल पार्ट में NaCl का एब्जॉर्प्शन हुआ। किसका एब्जॉर्प्शन हुआ? NaCl का। क्यों? क्योंकि प्रोक्सिमल पार्ट में एल्डोस्टेरोन हार्मोन की एक्टिविटी होती है, लेकिन इस डीसीटी का ये जो डिस्टल पार्ट था, इस डिस्टल पार्ट में H2O का एब्जॉर्प्शन हुआ। डिस्टल पार्ट में किसका एब्जॉर्प्शन हुआ? H2O का एब्जॉर्प्शन हुआ। यस, H2O का एब्जॉर्प्शन कौन से हार्मोन की एक्टिविटी की वजह से? ADH हार्मोन की एक्टिविटी की वजह से हुआ। उसके अलावा इस डीसीटी वाले पार्ट में बाइकार्बोनेट आयंस का भी एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब मोस्टली बाइकार्बोनेट आयन का एब्जॉर्प्शन हो गया था पीसीटी में, बचे हुए सारे बाइकार्बोनेट आयन कहां तक एब्जॉर्ब हो जाते हैं? डीसीटी तक। मतलब यह हुआ कि बाइकार्बोनेट आयन को कभी भी यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर एक्सक्रीट नहीं किया जाता, पैसिव प्रोसेस से 100% बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन होता है। चले, उसके बाद ये जो फ्लूइड था, ये फ्लूइड आगे बढ़ा और आगे बढ़ के कहां पहुंचा? ये पहुंचा कलेक्टिंग डक्ट में। बच्चे कलेक्टिंग डक्ट वाला जो पार्ट था, इस कलेक्टिंग डक्ट वाले पार्ट में वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ। किसका एब्जॉर्प्शन हुआ? कलेक्टिंग डक्ट के एंटीरियर पार्ट में वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, और जो वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ वो कौन से हार्मोन की एक्टिविटी की वजह से? ADH की वजह से। इसका मतलब ADH हार्मोन जो है वो डिस्टल पार्ट ऑफ डीसीटी से लेके प्रोक्सिमल पार्ट और एंटीरियर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट दैट इज CD तक काम करता है। चले, उसके अलावा यहां पे थोड़े से अमाउंट में यूरिया का भी एब्जॉर्प्शन होता है। हमने बोला इसमें से थोड़े से अमाउंट में किसका एब्जॉर्प्शन हुआ? यूरिया का। तो जब भी बोले कलेक्टिंग डक्ट में किसका एब्जॉर्प्शन, आप कहोगे थोड़े से अमाउंट में यूरिया का भी एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है जी, अपन आगे चलते हैं। उसके बाद था सिक्रीशन, और सिक्रीशन दैट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। बेटा ट्यूबुलर सिक्रीशन एक एक्टिव प्रोसेस है। ये ट्यूबुलर सिक्रीशन किस लिए जरूरी है? बेटा ये ट्यूबुलर सिक्रीशन जो था, ये ब्लड और बॉडी फ्लूइड की पीएच एंड आयनिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए ट्यूबुलर सिक्रीशन बहुत जरूरी है। सवाल था सर क्यों किया गया? बेटा ऐसे मटेरियल जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान फिल्टर नहीं हो पाए, लेकिन उनको ब्लड में रख पाना पॉसिबल नहीं था। अगर रखते तो या तो आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता या फिर पीएच गड़बड़ा जाती, और दोनों ही केस में बॉडी को तो नुकसान था। तो उनको एक्टिव प्रोसेस के द्वारा ब्लड से बाहर निकाल के फिल्ट्रेट में डाला जाता है। और ये जो सिक्रीशन, जो ट्यूबुलर सिक्रीशन था, ये 3 जगह पे होता है। कौन कौन सी जगह पे? पीसीटी में भी होता है, डीसीटी में भी होता है, एंड कलेक्टिंग डक्ट में भी होता है। पीसीटी में तो K+H+ एंड NH3 को एक्टिवली एक्सक्रीट किया जाता है, डीसीटी में भी K+H+ एंड NH3 का एक्सक्रीशन किया जाता है, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट जो थी उसमें K+ एंड H+ को ही एक्टिवली सिक्रीट किया जाता है। किसमें? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। तो ये तीनों के तीनों स्टेप हो चुके हैं। किसके? ट्यूबुलर सिक्रीशन वाला भी हो गया, रीएब्जॉर्प्शन वाला भी हो गया, एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी। ये 3 ही तो स्टेप थे यूरिन फॉर्मेशन के। चलूं मैं आगे बढ़ते हैं। अगला मेरे पास है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। बेटा यूरिन को मोर कंसंट्रेटेड बनाने की मैकेनिज्म है, जिसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। और ये काउंटर करंट मैकेनिज्म जो मिलती है, ये मैमल्स में मिलती है। किस में मिलती है? मैमल्स में। सवाल था सर इस काउंटर करंट मैकेनिज्म में हम यूरिन को मोर कंसंट्रेटेड बनाते हैं, अब बताइए ना कि अपने पास ये काउंटर करंट मैकेनिज्म जो थी, इस काउंटर करंट मैकेनिज्म कौन कौन से पार्ट में होती है? बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म जो थी उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है वो लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा का होता है। कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। याद करो लूप ऑफ हेनले वेल डेवलप्ड किस में था? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। तो जब लूप हेनले वहां वेल डेवलप्ड था तो ऑब्वियसली वासा रेक्टा भी तो वेल डेवलप्ड यहीं पे होगा। तो जब भी पूछे कि आप मेरे को बताओ कि कौन से टाइप की नेफ्रॉन में काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है, तो हमने बोला ये चलता है अपने पास जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। कौन सी नेफ्रॉन में? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है।
चले, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू हम यूरिन जो था, उस यूरिन जो बना रहे हैं वो इनिशियल फिल्ट्रेट से 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, और उसको कंसंट्रेटेड बनाने में बड़ा रोल प्ले करता है, वो करता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेडुलरी फ्लूइड, दैट इज मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दैट इज NaCl एंड यूरिया के डिपोजिशन की वजह से मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन थी बहुत ज्यादा, और वो ही बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है। सवाल था, सर आप मेरे को बता दीजिए कि हमारी किडनी में काउंटर करंट मैकेनिज्म कितने टाइप की होती है? बेटा 2 टाइप की होती है। एक को बोलते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो होती है वो लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब के बीच चलती है, जिसका काम है मेडुला में हाई कंसंट्रेशन को डेवलप करना, हाई कंसंट्रेशन को डेवलप करना। एंड दूसरी चलती है काउंटर करंट एक्सचेंज। ये किसके बीच चलती है? ये अपने पास वासा रेक्टा के असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब के बीच चलती है, और इसका काम है कि जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर ने हाई कंसंट्रेशन डेवलप की है उसे मेंटेन रखना, और उसको मेंटेन रखने में थोड़ा सा रोल प्ले करते हैं, वो ये भी करते हैं जिसके बारे में एनसीईआरटी ने बोला। एनसीईआरटी क्या कहती है कि मटेरियल का एक्सचेंज जो था वो लूप ऑफ हेनले के लिम्ब्स ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड लिम्ब्स ऑफ वासा रेक्टा के बीच भी होता है। ये भी हेल्प करता है किसमें? मेडुला में हाई कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने में। सवाल था, सर ये पूरा प्रोसेस होता कैसे? बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एनसीईआरटी माता की इस लाइन के बारे में बात करते हैं। हमने मान लिया ये व्हाइट वाला है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये व्हाइट वाला है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये रेड वाले में ये मेरे पास है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, ये मेरे पास है असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। हमें पता है ऊपर वाला पार्ट कोर्टेक्स जिसकी ऑस्मोलरिटी 300, नीचे वाला पार्ट मेडुला। जो ही कोर्टेक्स से मेडुला की तरफ जा रहे हैं ऑस्मोलरिटी लगातार बढ़ रही है, 600, 900 और सबसे ज्यादा कितनी होगी? 1200। चलो मैं आगे, हुआ क्या? कहानी बड़े ध्यान से सुनना। हमने बोला जो फिल्ट्रेट आया था वो फिल्ट्रेट कहां पहुंचा? बोमन्स कैप्सूल में पहुंचा। बोमन्स कैप्सूल में पहुंचा, और बोमन्स कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट पहुंचा वो ब्लड में से निकल के आया, तो उसकी ऑस्मोलरिटी ब्लड के बराबर होगी, दैट इज 300 होगी। अब वो फिल्ट्रेट धीरे धीरे आगे बढ़ा और वो कहां पहुंचा? पीसीटी में। आपको पता है पीसीटी में वाटर एंड मिनरल जो था उनका एब्जॉर्प्शन सेम अमाउंट में होता है। जब दोनों चीज बराबर मात्रा में बाहर निकली तो ऑस्मोलरिटी पे कोई चेंज नहीं आया, उसकी ऑस्मोलरिटी कितनी रही? 300। अब वो पहुंचता है डिसेंडिंग लिम्ब में। जो ही डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में पहुंचेगा, लगातार पानी बाहर निकलेगा, तो अपने पास फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती जाएगी, और वो कितनी पहुंच जाएगी बेटा? 1200। कितनी पहुंच जाएगी? 1200। अब बड़े ध्यान से देखना, कितनी पहुंच गई? 1200। अब बड़े ध्यान से देखना, अब ये फ्लूइड पहुंचता है असेंडिंग लिम्ब में। असेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमीबल? असेंडिंग लिम्ब किसके लिए परमीबल? असेंडिंग लिम्ब NaCl के लिए परमीबल। किसके लिए? NaCl के लिए। जो ही फिल्ट्रेट यहां पे पहुंचा, लगातार NaCl बाहर निकला। NaCl कहां निकला? बाहर निकला। जो ही ये गया, लगातार NaCl बाहर निकला, लगातार NaCl बाहर निकला। जब लगातार फिल्ट्रेट में से NaCl बाहर निकलता रहेगा तो उसकी ऑस्मोलरिटी जो थी दोस्त वो लगातार क्या होती रहेगी? वो ऑस्मोलरिटी लगातार घटती रहेगी। मतलब 1200 से होगी 1000, 1000 से होगी 800, 800 से होगी 600, 600 से होगी 400, अरे हाँ कि ना, और 400 से कितनी होगी? 300, और 300 से कितनी होगी? 200। मतलब डीसीटी में पहुंचने के बाद जो शुरू में 300 वाला आया था उससे भी कम ऑस्मोलरिटी होगी कि नहीं होगी? हो गई। चलो, ये कहानी थी फिल्ट्रेट जब ऊपर गया तब की। ये कौन सी कहानी बताई? ये कहानी वो बताई जिसमें फिल्ट्रेट लगातार किधर जा रहा है? नीचे से ऊपर जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि लूप ऑफ हेनले के अराउंड जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है उसे बोलते हैं वासा रेक्टा। इस वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब जो था उसमें जो ब्लड था, ब्लड की ऑस्मोलरिटी कितनी थी? 300। ये 300 ऑस्मोलरिटी का ब्लड क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। 300 ऑस्मोलरिटी का ब्लड क्या आ रहा है? नीचे। जो ये ब्लड नीचे आ रहा है तो कहानी क्या हुई? सीन क्या पलटा मेरे दोस्त? ये जो NaCl था ये लगातार यहां से कहां जा रहा है? ब्लड में जा रहा है। ये NaCl जो था ये यहां से कहां जा रहा है? ब्लड में जा रहा है। ये NaCl जो था ये यहां से कहां जा रहा है? ब्लड में जा रहा है। कहां जा रहा है? ब्लड में जा रहा है। बोलो हाँ कि ना। जब NaCl लगातार ब्लड में जाएगा तो ब्लड की ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी। 400, 600, 800, 1000, और यहां पे पहुंचते पहुंचते होगी 1200। ब्लड लगातार आगे बढ़ रहा है, ऑस्मोलरिटी कितनी है? 1200। चले भैया, ऑस्मोलरिटी कितनी है? 1200। तो 1200 ऑस्मोलरिटी है। चलूं मैं आगे? यस।
अब हुआ क्या, अब अपने पास ये ब्लड जो था, ये ब्लड कहां जाएगा, ये ब्लड अपने पास ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा किधर, असेंडिंग लिम्ब में। अब असेंडिंग लिम्ब में होता हुआ ब्लड जो था वो बाहर निकलेगा और बाहर जाके नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट गोल था कि हमने नेफ्रॉन से कहा कि तेरे को ब्लड दिया, उसकी ऑस्मोलिटी कितनी थी, बोले 300, तो जो ब्लड हमें वापस करे ना उसकी ऑस्मोलिटी भी कितनी होनी चाहिए, 300, लेकिन ऑस्मोलिटी कितनी है, 1200। नेफ्रॉन बोली हाय तौबा, अब मैं क्या करूं, हमने कहा करना नहीं, हमें तो 300 का ब्लड चाहिए, जैसा दिया वैसा चाहिए। तो इसने क्या काम किया, ये बोली कि ब्लड की ऑस्मोलिटी घटानी है, तो इसमें क्या किया, इसने लगातार ये जो 1200 ऑस्मोलिटी वाला ब्लड था, जब ये असेंडिंग लिम्ब में गया तो बोली मेरे पास 300 का ब्लड आया था, उस 300 को मैंने 1200 तक कैसे पहुंचाया, बोली मेडुला से तूने NaCl लिया, तो तू क्या काम कर, जो NaCl लिया उनको वापस दे दे, अगर NaCl को वापस दे देगी तो ऑस्मोलिटी भी घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी। तो यहां पे जाने के बाद लगातार NaCl जो था वो वापस ब्लड से निकल के कहां आने लगा, मेडुला में आने लगा, वापस ब्लड से निकल के कहां आने लगा, मेडुला में आने लगा। और जब NaCl लगातार बाहर निकलने लगा तो हमने बोला ऑस्मोलरिटी जो थी वो लगातार क्या होने लगी, घट लगी, 1200 से 1000, 800, 600, 400 ब्लड आगे गया और ऑस्मोलरिटी कितनी होगी, 300, और ये 300 ऑस्मोलरिटी का ब्लड जो था वो बॉडी सर्कुलेशन में चला गया। अब एनसीईआरटी ने इसी बात का फायदा उठाया। एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी ये कह रही है, बड़े ध्यान से देखना, एनसीईआरटी ये कह रही है कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा ने क्या लिया, NaCl लिया, क्या लिया, NaCl लिया, लेकिन जो NaCl उसने असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से लिया उसको वापस कर दिया किसने, वासा रेक्टा के असेंडिंग लिम्ब ने, किसमें, मेडुला में। देख लो मेडुला में, यहां से लिया था और कौन से लिम्ब ने, डिसेंडिंग लिम्ब ने, वापस किसने कर दिया, असेंडिंग लिम्ब ने। यही तो एनसीईआरटी कह रही है, आप इस लाइन को देख लीजिएगा, यही मतलब है। चलो मैं आगे, अगला देखना, एनसीईआरटी ने और एक खूबसूरत सी लाइन लिखी। बेटा हमने आपको पहले ही बता दिया कि फिल्ट्रेट आया था, उसकी ऑस्मोलिटी कितनी थी, 300, पीसीटी में गया, समान अमाउंट में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स निकले, ऑस्मोलिटी कितनी हुई, 300। जो ही डिसेंडिंग लिम्ब में था लगातार कंसंट्रेशन बढ़ती गई, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब में किसका एब्जॉर्प्शन हुआ, वाटर का। जो ही असेंडिंग लिम्ब में गया, असेंडिंग लिम्ब के नीचे वाले पार्ट में NaCl का एब्जॉर्प्शन हुआ, वो कौन से प्रोसेस से हुआ, पैसिव प्रोसेस से। ऊपर वाले पार्ट में NaCl का एब्जॉर्प्शन हुआ, वो कौन से हुआ, एक्टिव प्रोसेस से। और लगातार ऑस्मोलिटी घटती गई, और तभी तो हमने बोला कि सबसे कम ऑस्मोलरिटी कहां पे होती है, डीसीटी में होती है, जो कि इनिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी से भी क्या होती है, कम होती है। फिर डीसीटी के प्रोक्सिमल पार्ट में एल्डोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में NaCl का एब्जॉर्प्शन हुआ, डिस्टल पार्ट में एब्जॉर्प्शन हुआ, वो किसका हुआ, वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ। ये कहानी थी। अब हमने क्या देखा, ये थिन पार्ट जो था, इस थिन पार्ट में किसका एब्जॉर्प्शन हुआ, NaCl का एब्जॉर्प्शन हुआ, और वो कहां गया, मेडुला में गया, कहां गया, मेडुला में गया। लेकिन मेडुला जो था, हमने बोला था कि मेडुला जो था वो मेडुला NaCl एंड यूरिया को स्टोर करने का काम करता है। तो जो ही मेडुला में और NaCl गया तो मेडुला ने सोचा कि लगातार NaCl लूंगा तो मेरी ऑस्मोलरिटी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो क्यों ना NaCl के बदले में मैं थोड़ा सा यूरिया जो था वो थिन पार्ट में डाल दूं। थोड़ा सा यूरिया कहां डाल दूं, थिन पार्ट में। तो ध्यान रखना, थिन पार्ट जो था वो थोड़े से यूरिया का क्या करता है, वो यूरिया का सिक्रीशन करता है, किसमें, जीएफ में। अब जीएफ में यूरिया चला गया और ये जीएफ के साथ होता हुआ कहां पहुंचा, वो पहुंचा अपने पास कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में लगातार वाटर का एब्जॉर्प्शन होता रहा, कंसंट्रेशन बढ़ती गई, और फिर कलेक्टिंग डक्ट में मैंने बताया था यूरिया का भी थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन होता है। मैंने कहानी यहां बताई थी इस वाली स्लाइड में, ये रहा कि कलेक्टिंग डक्ट में थोड़ा सा किसका एब्जॉर्प्शन होता है, यूरिया का भी एब्जॉर्प्शन होता है। तो कहने का मतलब खेल क्या हुआ मेरे भाई, खेल ये हुआ कि थिन लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ने जो यूरिया डाला था जीएफ में, उसको कलेक्टिंग डक्ट ने वापस मेडुला को लौटा दिया कि नहीं लौटा दिया, अरे हां कि ना। और यहां पे देखिए इनिशियल फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी थी, 300, और अब कितनी होगी, 1200। मतलब ये ही तो आगे जाके बन गया यूरिन, जो कि अपने पास कितनी कंसंट्रेशन वाला है, 1200 वाला। मतलब इनिशियल फिल्ट्रेट से 4 टाइम ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन बन गया कि नहीं बन गया। यही बात एनसीईआरटी माता ने दे रखी है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर्स the thin segment of ascending limb of loop of Henle, which is transported back to the
interstitium by the collecting tubule and this mechanism help in maintain high concentration gradient in medulla। यही तो बात कह रही है, मतलब ये बात यूरिया थिन पार्ट ने तो डाला और कलेक्टिंग डक्ट ने उसको वापस लौटा दिया। चले जी अपन आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अपने पास अगला था मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ यूरिनेशन, या मैं सीधी लैंग्वेज में बोलूं मूत्र विसर्जन की मैकेनिज्म, उसी को क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन। आपको पता है लगातार यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिल हो रहा है। जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिल हो रहा है तो उस यूरिन की वजह से यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पे क्या लग रहा है? प्रेशर, और उस प्रेशर की वजह से यूरिनरी ब्लैडर जो हो रहा है वो कर रहा है बेटा स्ट्रेच। जो ही यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच करेगा उसकी वॉल में प्रेजेंट स्ट्रेच रिसेप्टर होंगे, स्टिमुलेट, और वो सिग्नल भेजेंगे। वो सिग्नल कहां जाएगा? उनका जो सिग्नल था वो सिग्नल पहुंचेगा सीएनएस में। सीएनएस जो था उस सीएनएस से एक वॉलंटरी सिग्नल, दैट इज मोटर इंपल्स या मोटर सिग्नल पहुंचेगा यूरिनरी ब्लैडर के पास, और उसकी वजह से क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर की एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्फिंक्टर्स जो थी वो तो हो जाएगी रिलैक्स, एंड यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से यूरिन जो था वो यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकलेगा और यूरिथ्रा से होता हुआ बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं मिक्चुरेशन। क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन। अगला कंसेप्ट देखिएगा। अगला कंसेप्ट है रेगुलेशन ऑफ किडनी। बेटा किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए कई सारे हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट होता है। सबसे पहले हमने बात किया कि मान लीजिए हमने बोला कि अपने पास ब्लड प्रेशर कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया। अरे यार ब्लड प्रेशर अगर घटेगा तो उसकी वजह हो सकती है शायद ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया हो। जब ब्लड का वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर कम होगा तो GBF दैट इज ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो GFR भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब हमने कंसेप्ट माना मोटा मोटा कि बीपी कम हो गया या GFR क्या होगी? कम। जो ही बीपी कम होगा GFR कम होगी तो अपने पास किडनी की एफिरेंट आर्ट्रियोल में सेल होती है जिनको बोलते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, दैट इज जेजी सेल। वो जेजी सेल जो थी वो एक्टिव होती है और एक्टिव होकर रेनिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। किसका सिक्रीशन करती है? रेनिन हार्मोन का। ये रेनिन क्या काम करता है बेटा? एग्जैक्टली में हमारा लीवर एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन, जो कि एक इनएक्टिव प्रोटीन है। जो ही ये इनएक्टिव प्रोटीन कांटेक्ट में आएगी किसके? रेनिन हार्मोन के, ये तुरंत के तुरंत इस प्रोटीन को तोड़ देगा और बनाएगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट भी काम नहीं करता, ये इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को आगे तोड़ने का काम करेगा लंग्स का एंजाइम जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को तोड़ेगा और बनाएगा एंजियोटेंसिन सेकंड। अब मेन काम जो करेगा वो ये एंजियोटेंसिन सेकंड करेगा। क्या काम करेगा? इसको काम क्या दिया कि तेरे को बीपी को बढ़ाना है और बढ़ा के क्या करना है? नॉर्मल, एंड GFR को भी बढ़ा के क्या करना है? नॉर्मल, क्योंकि ये दोनों घटी हुई है। अब ये दो काम दिया। सबसे पहले इसने क्या काम किया? ये एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स के डायमीटर को क्या कर देता है? कम। अरे जब ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम होगा तो मेरे को बताओ बीपी जो था वो बीपी क्या होगा? इंक्रीज। जब बीपी इंक्रीज होगा तो GFR भी क्या होगी? इंक्रीज। बढ़ाने का काम कर दिया कि नहीं कर दिया? पहला तरीका था। दूसरा, इसने क्या काम किया? हाइपोथैलेमस में जो थ्रस्ट सेंटर था उसको एक्टिवेट कर दिया। थ्रस्ट सेंटर हमें लगातार सिग्नल भेजता है, पानी पी पानी पी पानी पी। जब लगातार पानी पीने के सिग्नल आएंगे तो हम वाटर इनटेकिंग क्या करेंगे? ज्यादा। तो इसकी वजह से हमने बोला वाटर इनटेकिंग वो क्या हुई बेटा? इंक्रीज। अरे जब ज्यादा पानी पिएंगे तो एलिमेंट्री कैनाल में वाटर का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। जब वाटर का एब्जॉर्प्शन एलिमेंट्री कैनाल में बढ़ेगा तो हमने बोला ब्लड वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। भाई ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो क्या हुआ? बीपी बढ़ा, और बीपी बढ़ा तो हमने बोला GFR जो थी वो भी बढ़ी। दूसरा काम इसने कर दिया। तीसरा काम क्या करता है? तीसरा ये क्या काम करता है? ये एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट करता है और कोर्टेक्स से सिक्रेट करवाता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, जिसमें सबसे फेमस हार्मोन था एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन क्या काम करवाता है? ये डीसीटी में सोडियम एंड वाटर का कंडीशनल एब्जॉर्प्शन करवाता है, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, फिर बीपी बढ़ता है और फिर GFR बढ़ती है। तो जब ये सारी बढ़ गई तो यही तो प्रॉब्लम थी जिसका सोल्यूशन निकालना था। इस पूरी की पूरी मैकेनिज्म को बोलते हैं रास, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। चलूं आगे देखते हैं। अगला मेरे पास है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन हार्मोन। सबसे बोला एंटी डायूरेटिक। डायूरेसिस का क्या मतलब होता है? डायूरेसिस का मतलब होता है एक्सिस
वाटर का लॉस होना किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू। क्यों? क्योंकि यूरिन बन रहा है बहुत बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा यूरिन बनेगा ऑब्वियसली वाटर का लॉस भी उतना ही क्या होगा? ज्यादा। मतलब नॉर्मल से ज्यादा यूरिन बन रहा है और हमें इसी चीज को रोकना है ताकि बॉडी में वाटर को कंजर्व किया जा सके। तो कौन सा काम किया? बोला हम उस हार्मोन को लेते हैं जो यूरिन के थ्रू वाटर लॉस को रोक पाए या मेरे को एक्सेस यूरिन के फॉर्मेशन को रोक पाए। वो हार्मोन कौन सा था? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसी का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। वैसो मतलब वेसल और प्रेसिन का मतलब प्रेस कर दिया, और जब वेसल्स को प्रेस कर दिया तो ब्लड वेसल्स में क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्शन। वो काम करता है। कैसे किया बेटा? हमने बोला जब किसी पर्सन में ज्यादा वाटर का लॉस होगा तो ब्लड में वाटर की क्या होगी? कमी। अरे जब ब्लड में वाटर की कमी होगी तो ब्लड की ऑस्मोलरिटी क्या होगी? बढ़ेगी। ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। अरे जब ब्लड की ऑस्मोलरिटी बढ़ी, ब्लड का वॉल्यूम घटा तो बीपी भी घटा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट भी घटी। ये सारी प्रॉब्लम आई। हमें इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना था। जो ही ब्लड की ऑस्मोलरिटी बहुत ज्यादा बढ़ी, तुरंत के तुरंत ये मैसेज पहुंचा हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट ऑस्मोलरिटी सेंटर के पास, और ऑस्मोलरिटी सेंटर जो था हाइपोथैलेमस का वो हुआ एक्टिव। उसने तुरंत के तुरंत सिग्नल भेजा, वो सिग्नल भेजा किसके पास? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और उसे कहा कि तू एडीएच हार्मोन का सिक्रीशन कर। उसने एडीएच हार्मोन सिक्रीट किया। इस एडीएच ने क्या किया? सबसे पहले तो ये एडीएच एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। जब वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है तो ब्लड वेसल के डायमीटर को क्या करेगा? कम करेगा, मतलब बीपी को बढ़ाएगा। इसने बीपी को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। पहला काम कर दिया। दूसरा काम, आपको पता है एडीएच जो था वो क्या काम कर रहा था? वो डिस्टल पार्ट ऑफ डीसीटी एंड प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का एब्जॉर्प्शन करवा रहा था। जब इसने वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाया तो हुआ क्या? वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाया तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा। ब्लड में वाटर मिक्स होने लगा तो ब्लड की ऑस्मोलरिटी जो बढ़ गई थी वो घटने लगी, तो बीपी बढ़ा, जीएफआर बढ़ा। तो जो वाटर जो था जो एग्जैक्टली में यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा था, अब वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल रहा। मतलब इसने वाटर लॉस को रोक दिया और ब्लड की ऑस्मोलरिटी जो थी उसको घटा के क्या कर दिया? नॉर्मल। बीपी को बढ़ा दिया, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा दिया, और जीएफआर जो घट गई थी उसको भी बढ़ा के क्या कर दिया? नॉर्मल। ये काम किसने किया? एडीएच ने किया। नेक्स्ट, अगला एक हार्मोन है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। बेटा जब एट्रियम जो था, उस एट्रियम में प्रेशर, ब्लड का प्रेशर हो जाता है बहुत ज्यादा। जब एट्रियम में ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो एट्रियम की वॉल में प्रेजेंट एंडोक्राइन जो सेल्स थी वो हो जाती है एक्टिवेट, और वो एक पेप्टाइड हार्मोन, और मैं कहूं प्रोटीन नेचर के हार्मोन, दैट इज पेप्टाइड हार्मोन का सिक्रीशन करती है, जिसको अपन बोलते हैं एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये एएनएफ दो काम करता है। सबसे पहला काम, ये रास मैकेनिज्म को रोकता है। रास मैकेनिज्म क्या काम कर रही थी? रास मैकेनिज्म बीपी को बढ़ा रही थी, उसको रोकेगा कि भैया तूने जितना बीपी बढ़ाना था वो बढ़ गया और अब बीपी नॉर्मल हो चुका है, अगर अब तू और ज्यादा बीपी बढ़ाएगी तो बीपी हाई हो सकता है, तो उसको रोकने का काम करता है। दूसरा, ये है एक वैसोडाइलेटर। क्या है? वैसोडाइलेटर, मतलब ब्लड वेसल्स को क्या करेगा? चौड़ा। दैट इज ये बीपी को क्या करेगा? ये बीपी को क्या करेगा? ये बीपी को घटाने का काम करेगा। तो तभी तो मैंने कहा कि वो बीपी बढ़ाएगी, घटे हुए बीपी को बढ़ाएगी, जो ही बीपी नॉर्मल पहुंचेगा ये घटाएगा, तभी तो बीपी हमारा एक नॉर्मल पोजीशन में चलता रहता है। चलो मैं आगे। नेक्स्ट, अपने पास बात करते हैं हीमोडायलाइसिस के बारे में। सवाल था सर ये हीमोडायलाइसिस वाली कहानी क्या थी? बच्चे एग्जैक्टली में जब कुछ लोगों की किडनी ढंग से काम नहीं करती तो लगातार उनके ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ता रहता है, और ब्लड में हाई यूरिया होना इसको बोलते हैं यूरेमिया, जिसकी वजह से आगे जाके किडनी फेलियर हो जाती है। और जिन पर्सन की किडनी काम नहीं करती उनमें एक आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से हम पीरियोडिकली लगातार ब्लड से वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल को करते हैं रिमूव। चले भैया, और उस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोडायलाइसिस। अब हमने बोला ये जो मैंने चेंबर बनाया ये अपने पास एक आर्टिफिशियल किडनी है। इस आर्टिफिशियल किडनी में होता क्या है कि अपने पास ये येलो कलर की जो कोल्ड ट्यूब्यूल दिखाई दे रही है, ये एग्जैक्टली में सेलोफेन मेम्ब्रेन की बनी हुई ट्यूब्यूल है, दैट इज सेलोफेन ट्यूब्यूल है। और ये सेलोफेन ट्यूब्यूल कैसी है? कोल्ड ट्यूब्यूल है। और इन सेलोफेन मेम्ब्रेन की बनी हुई ट्यूब्यूल में पोरस है, दैट इज उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये पूरी की पूरी ट्यूब्यूल जो है ये इस ग्रीन कलर के फ्लूइड में पड़ी हुई है, जिसको बोलते हैं डायलाइसिस फ्लूइड, या मैं कहूं डायलाइजर फ्लूइड। अरे हाँ कि ना, ये डायलाइसिस फ्लूइड में पड़ी हुई है। और इस डायलाइसिस फ्लूइड का केमिकल कंपोजिशन जो है वो ब्लड के प्लाज्मा के जैसा ही है, लेकिन डिफरेंस क्या था? ब्लड के प्लाज्मा में
प्लाज्मा में एक्सक्रीटरी मटेरियल दैट इज नाइट्रोजन वेस्ट भी होते हैं, लेकिन इसमें नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होते। तो बड़ा फेमस सवाल पूछेगा कि डायलाइसिस फ्लूइड बराबर, आप कहोगे ब्लड प्लाज्मा माइनस नाइट्रोजन बेस बराबर डायलाइसिस फ्लूइड। अब पूरी कहानी कैसे हुई, बड़े ध्यान से देखना। हमने किसी भी आर्टरी से ब्लड लिया और ब्लड लेने के बाद उस ब्लड में हमने हिपेरिन मिलाया, जो कि एक एंटी कोगुलेंट है। क्या है बेटा? एंटी कोगुलेंट। और फिर इस ब्लड को पास कर दिया कहां पे? सेलोफेन ट्यूब में। जो ये ब्लड सेलोफेन ट्यूब में गया तो ब्लड में नाइट्रोजन वेस्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा, डायलाइजर फ्लूइड में कंसंट्रेशन है ही नहीं, बिल्कुल नाइट्रोजन वेस्ट है ही नहीं। तो हमने बोला नाइट्रोजन वेस्ट जो था, जो वेस्ट मटेरियल था, उनका हुआ डिफ्यूजन और वो ब्लड में से निकल के लगातार किस में आने लगे? वो इस डायलाइजर फ्लूइड में आने लगे। ब्लड में से निकल के कहां आने लगे? डायलाइजर फ्लूइड में आने लगे। ब्लड आगे बढ़ता गया, वेस्ट मटेरियल लगातार निकलते गए। तो मैंने कहा कि यहां पे जो ब्लड बाहर निकल के आया उसमें वेस्ट मटेरियल का अमाउंट जो ब्लड यहां अंदर गया था उसके कंपैरिजन में होता है बहुत बहुत कम। चले, अब हुआ क्या? जो ब्लड बाहर निकल के आया उस ब्लड को हमें बॉडी में डालना है। लिया कहां से था? आर्टरी से। डालेंगे किसमें? वेन में। लेकिन जब ब्लड लिया था तो हमने केमिकल लोचा किया था, ब्लड में बाहर से हिपेरिन एंटीकोगुलेंट मिला दिया था। अब हम चाहते हैं कि ब्लड को जैसा लिया था वैसा ही बॉडी में डालें, तो हमने ये जो एक्स्ट्रा हिपेरिन मिलाया था इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमने यहां मिला दिया एंटी हिपेरिन। जितना हिपेरिन था उसी अमाउंट में क्या मिला दिया? एंटी हिपेरिन। उस हिपेरिन ने, इस एंटी हिपेरिन ने इस एक्स्ट्रा हिपेरिन को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय। और फिर उस नॉर्मल ब्लड को कहां डाल दिया? वेन में डाल दिया। लिया था आर्टरी से, डाला किसमें? वेन में। वेस्ट मटेरियल कहां रह गए? इस डायलाइसिस फ्लूइड में। इस डायलाइसिस फ्लूइड को लगातार हम रिमूव करते रहते हैं और नया डायलाइसिस फ्लूइड, फ्रेश डायलाइसिस फ्लूइड यहां पे डालते रहते हैं। चले भैया अपना आगे। तो बच्चों यहां पे जाके अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला पोर्शन होता है एकदम कंप्लीट। पूरा का पूरा चैप्टर, उसके सारे कंसेप्चुअल पोर्शन हमने कर लिए कवर। अब आप पूरी ईमानदारी के साथ जी जान लगा के रिवाइज कीजिए एंड क्वेश्चंस लगाइए। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।